नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री के टॉपिक्स को देख रहे थे। चैप्टर 5 पर हम पहुंच चुके हैं। 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 5 है द नोमैडिक एम्पायर्स, यानी कि जो मंगोल एम्पायर का है उसकी हिस्ट्री हम देखने वाले हैं आज के चैप्टर में। क्लास 11 का चैप्टर 5 है। ये 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। पीपीटी नोट्स के थ्रू हम स्टडी करेंगे। इंग्लिश में ये नोट्स हैं, हिंदी में मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको इन पीपीटी नोट्स का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए है तो आप मेरे फेसबुक पेज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस कंप्लीट होने के बाद चैप्टर मैं बाद में पीडीएफ डाउनलोड का लिंक सेकंड पार्ट में आपको अवेलेबल कराऊंगी। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए है तो नोमैडिक एम्पायर्स की हिस्ट्री को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें हिस्ट्री के नोट्स की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आगे चलते हैं। नोमैडिक एम्पायर्स, देखिए नोमैडिक एम्पायर्स की जो हिस्ट्री है वो नोमैडिक मतलब जो लोग घुमक्कड़ होते हैं, चरागाह वगैरह पर या थोड़ा बहुत कृषि करते हैं, उन पर अपना जीवन यापन बिताते हैं। पूरा का पूरा अपना लाइफ वो घूमते हुए बिता देते हैं। तो ऐसे लोग जो एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर स्टेब्लिश किया, उसकी ये हिस्ट्री है। इंपीरियल फॉर्मेशंस कंस्ट्रक्टेड बाय नोमैडिक ग्रुप्स। द मंगोल्स, जिनका लीडरशिप चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान, गेंगिस खान, ऐसे अलग अलग नाम हैं इनके, लेकिन मोस्टली ये नाम चंगेज खान के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। चंगेज खान ने ये जो मंगोल थे, एक ट्राइब, इस मॉडर्न जो मंगोलिया लैंड है वहां पर रहते थे, उन लोगों को इकट्ठा किया, उनका लीडरशिप किया और इतना बड़ा एम्पायर उसने स्टेब्लिश किया 13 से 14 सेंचुरी के टाइम पीरियड में, जो कहाँ तक फैलता था? यूरोप से एशिया। ठीक है। It was the largest contiguous land empire in the history, stretching from Korea to Ukraine and Siberia to southern China. हिस्ट्री में जो सबसे बड़े एम्पायर स्टैब्लिश हुए उनमें से एक नोमैडिक एम्पायर ये स्टैब्लिश हुआ था। जो चैप्टर है इसकी ये क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में दी गई है ईयर्स को मार्क करने के लिए, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ईयर्स आते हैं कि सीक्वेंस में लगाना है, उसके लिए भी आप ये देख सकते हैं। बर्थ 1167 में तेमुजिन का हुआ था। अब ये तेमुजिन कौन है? यही इंसान जिसने नोमैडिक एम्पायर्स, मंगोल एम्पायर को स्टेब्लिश किया था, चंगेज खान। चंगेज खान, इनको बाद में उपाधि दी गई थी। इनका बचपन का नाम क्या था? तेमुजिन। यहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये जो हिस्ट्री सीक्वेंस है ये हम आगे चैप्टर्स में देखने वाले हैं। बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं समझने के लिए। ठीक है। तो ये जो एम्पायर था ये कितना बड़ा था ये आप देख सकते हैं। मंगोल एम्पायर एट द डेथ ऑफ चंगेज खान 1227। ये जो डार्क वाला एरिया है ये वाला एरिया था जो चंगेज खान ने बनाया था, और ये बाकी जो लाइट है यहाँ तक फैलाया था इसके बेटों ने या पोतों ने। इसकी जो बाकी की जनरेशन थी चंगेज खान की, उन्होंने इस एम्पायर को और भी ज्यादा स्ट्रेच किया, सदर्न चाइना से लेके रशिया और यूरोप तक, पर्शिया और ये सारा इसमें इंक्लूड किया था। इसमें इंडिया नहीं आता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ये भी इसमें टॉपिक आता है कि इंडिया को क्यों चंगेज खान ने छोड़ दिया था। ठीक है। ये जो आप देखते हैं चाइना की दीवार इतनी लंबी थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो मंगोलियों के डर से चाइनीज लोगों ने बाद में बनाई थी। अब ये जो सोर्सेज हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर में उसका सोर्स आता है कि हमको ये कहाँ से पता चलता है, इतने समय पहले की ये हिस्ट्री है। तो मंगोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है हिस्ट्री में। कुछ लोग जो ट्रैवलर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह कहीं जगह की हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफीज लिखते थे, अपने डॉक्यूमेंट्रीज लिखते थे, क्रॉनिकल्स लिखते थे, उनसे थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन इनके बारे में मिलती है। ये ट्रैवलर्स अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। कुछ बुद्धिस्ट हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बाद में धर्म फैलाया था, अशोक के बाद जो गए थे। कन्फ्यूशियन
जो चाइनीज रिलीजन था, क्रिश्चियन, तुर्किश या मुस्लिम, ये लोग जो ट्रेवलर्स थे अलग अलग रीजन से अलग अलग जगह पर जाते थे और अपनी डॉक्यूमेंट्रीज या हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखते थे। उनसे थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलता है। मंगोल्स ने खुद अपने बारे में उस टाइम पीरियड पे, चंगेज खान के टाइम पीरियड पे, खुद अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। एक बुक है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, ये इसके बाद के जो चंगेज खान की बाद की जनरेशन थी उन्होंने लिखा था इनके बारे में ये बुक। मंगोल्स बैकग्राउंड। अब ये जो मंगोल थे, नोमैडिक पीपल थे, इनका बैकग्राउंड क्या था, कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, तो इतना बड़ा एम्पायर बनाया उसका बेस कहाँ से शुरू हुआ था ये देखते हैं। मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल एंड स्पोक सिमिलर लैंग्वेजेस। बहुत अलग अलग ट्राइब्स में रहते थे, बहुत ही डाइवर्स थे, लेकिन इनकी लैंग्वेज थी वो लगभग सिमिलर थी इन सभी ट्राइब्स की। ज्यादातर जो पेस्टोरल मंगोल्स थे वो पेस्टोरलिस्ट थे और कुछ हंटर गैदरर्स थे, मतलब पशुपालन भी करते थे कुछ इनमें से इनकी ट्राइब्स, और कुछ शिकार करते थे। दे नोमेडाइज इन द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया। अब जो मंगोल आपने मंगोलिया देखा था वो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, स्टेपीज मैदान वगैरह पूरा एरिया है। तो वहां पे एग्रीकल्चर हो तो सकता था, लेकिन ये लोग एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा अपने जीवन का पार्ट नहीं बनाया। इन्होंने पशुओं को पालना और शिकार करना, यही इनका ज्यादा समय जीवन इसी में बीता था। द pastoralists tended horses, sheep, cattle, goats and camels। अब ये जो पशुपालन करते थे जिनमें से कुछ ट्राइब्स, ये क्या रखते थे अपने पास, घोड़े रखते थे, शीप रखते थे, कैटल और गोट्स और कैमल्स, ये सारी इनका पालन करते थे। इनसे जो इनको मिलता था, कहीं से किसी से ऊन मिलता है, दूध मिलता है, खाल मिलती है, उसको थोड़ा बहुत आसपास के एरिया में ट्रेड के थ्रू व्यापार करते थे और लेन देन के थ्रू अपना जीवन चलाते थे। मंगोल्स वर डिवाइडेड इनटू पैट्रिलिनियल लीनेज। जैसे कि बाकी सारी सोसाइटीज होती हैं, पितृ प्रधान इनका भी समाज वैसा ही था। जो ज्यादा रिचर फैमिलीज थी उनके पास एनिमल्स ज्यादा होते थे और पैस्चर लैंड ज्यादा होती थी, मतलब चरागाह की उनके पास भूमि थोड़ी ज्यादा होती थी जो ज्यादा अमीर होते थे। तो थोड़ा बहुत डाइवर्जन था, बहुत ज्यादा नहीं था अमीर गरीब का, लेकिन थोड़ा सा फर्क था इनमें। तो जो ज्यादा थोड़े से ज्यादा अमीर है, जिनके पास एनिमल ज्यादा हैं, वो वहां की लोकल छोटी मोटी पॉलिटिक्स है उनमें उनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होता था। ये कॉमन सी चीज है। वेन एवर देयर वर हार्श विंटर और ड्रॉट कंडीशंस, देन देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द फैमिलीज ओवर पैस्चर लैंड्स। अब ये जो एरिया है ये ऐसा है जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, तो जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती थी, और खेती तो करते ही कम थे वहां की, जो खेती के ठंड के कारण जमीन दब जाती है बर्फ में, ड्रॉट की कंडीशन, सूखे की कंडीशन आ जाती है, तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे जहां पर उनको अच्छे से चरागाह की भूमि मिल सके, या फिर थोड़ा बहुत खेती कर लेते थे अगर कोई वहां की भूमि मिल सके उनको, अपने पशुओं के लिए मिल सके। तो उस वो थोड़ी भूमि बचती थी सर्दियों के समय पे, तो अलग अलग ये जो ट्राइब्स थी इनके आपस में फिर उस थोड़े से जमीन के ऊपर भी झगड़े होते रहते थे और आपस में युद्ध होते रहते थे। कभी कभी होता था रेड्स भी करते थे एक दूसरे के ऊपर, अपने लाइफ स्टॉक को रखने के लिए, उसको दूसरे से छीनने के लिए, अपना बचाने के लिए, जो इन्होंने इकट्ठा किया होता था सर्दी के समय में काम आने के लिए। तो एक दूसरे पर अटैक करके दूसरे का सामान छीनना, उनका जो स्टॉक्स हैं वो सब ले लेने के लिए, ऐसे ही इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी इन ट्राइब्स में। ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज फॉर्म अलायंस इन डिफेंस और ऑफेंस। जो फैमिलीज थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज, वो अपने ग्रुप्स बना के ट्राइब भी बना लेती थी। शुरुआत में ट्राइब जब बहुत ज्यादा नहीं होते थे, छोटे छोटे होते थे, तो एक दूसरे से बचाने के लिए, अब आपस में लड़ते थे तो ये ग्रुप्स भी फॉर्म कर लेते थे आपस में, अपने को बचाने के लिए या अटैक करने के लिए। लेकिन ये जो अलायंस होते थे, ये जो ग्रुप्स होते थे, ये लंबे टाइम तक नहीं होते थे। धीरे धीरे ये बाद में शुरुआत जब समय निकलता गया तो धीरे धीरे ये इकट्ठे होते गए और ग्रुप्स बनते चले गए, ट्राइब्स बनती चली गई। द मंगोल्स, अब ये जो रहते थे एक जगह तो टिकते नहीं थे, तो ये रहते कैसे थे, ये इस तरीके के टेंट्स बनाते थे जहां पर ये यहाँ पर रहते थे, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे विंटर से समर, पैस्चर लैंड की उसमें खोज में, कि कहाँ पर इनको भूमि मिलेगी अब रहने के लिए, चरागाह करने के लिए अपना।
The scant resources of the steppe lands drive Mongols and other Central Asian nomads to trade and barter with their sedentary neighbors in China. अब इनके पास जो ये लैंड थी जहां पर ये रहते थे, वहां पर रिसोर्सेस कम थे. जस्ट अ मिनट प्लीज. सॉरी, फोन रिंग हुआ था इसलिए. सॉरी, आगे चलते हैं. तो कहाँ पर थे हम? द स्कैन रिसोर्सेज ऑफ द स्टेपेलेंस. अब जहां पर जिस लैंड पे ये रहते थे रिसोर्सेज कम थे और ज्यादातर ये थे भी तो उसका एग्रीकल्चर के थ्रू यूज तो करते नहीं थे इतना ज्यादा. तो कहाँ का कैसे खाने की चीजें कहाँ से लाते थे? बार्टर सिस्टम या ट्रेड के थ्रू. अब जो बाकी की नेबरिंग चाइना है जैसे और बाकी का है जगह है आसपास मंगोल के, वहां के लोगों के साथ ये ट्रेड करते थे. उनसे क्या करते थे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और आयरन यूटेंसिल्स, बर्तन है, आयरन है और एग्रीकल्चर खाने पीने की चीजें, वो सब एक्सचेंज में लेते थे और अपना जो उनके पशुपालन के थ्रू जो उनके पास होता था, जैसे घोड़े हैं, फर है, गेम ट्रैप है, ये चीजें उनको देते थे वापस. देकर ये खाने पीने की चीजें और लोहे की बर्तन वगैरह ये चीजें उनसे ले लेते थे. ऐसा एक्सचेंज करते थे ट्रेड और बार्टर के थ्रू. ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है? पैसा नहीं होता है, एक चीज को लेकर दूसरे को अपनी चीज दे देना, ऐसा एक्सचेंज कर लेना चीजों को. तो ऐसा चाइना के साथ इन्होंने शुरू किया था. लेकिन इनका आदत क्या थी कि अब इनको देना पड़ेगा, ये ट्रेड करते हैं तो ट्रेड आप अपनी जगह से दूसरी जगह कुछ लेकर जा रहे हैं तो टैक्स भी नहीं देना पड़ता है आपको दूसरी जगह पे. तो टैक्स इनको देना था नहीं. और दूसरा, इनकी आपस में आदतें थी भी, एक दूसरे के साथ एक ट्राइब दूसरे पे हमला करती थी, कमी पड़ती थी इनको इनके पास चीजों की तो दूसरे से ये हमला करके दूसरी ट्राइब पर ये युद्ध करके उनकी चीजों को छीन लेना. तो ऐसा ये चाइना के साथ भी करने लगे थे. तो चाइनीज जो लोग थे वहां पर, जो डायनेस्टीज थी चाइना की, वो लोग इतने ज्यादा दुखी हो गए थे इन चीजों से कि उन्होंने इनके साथ ट्रेड करना, इनके बस की तो थी नहीं उनसे लड़ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था उनसे बचना. कि वो आते तो थे ट्रेड करने, लेकिन ज्यादातर कई बार ये लूट मार करके और लोगों को मार के छीना झपटी करके चीजें लेकर चले जाते थे. तो लोगों को चाइना में इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, मारकाट वो करते थे, तो चाइना के लोगों ने इन्हीं से खौफ खाकर, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है मंगोल से खौफ खाकर ही, उसी का प्रतीक है ये इतनी लंबी दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. चंगेज खां पॉलिटिकल सिस्टम कंपैरिजन विद अतीलाज. अब जो चंगेज खां यहाँ से जो शुरुआत होती है उससे पहले एक कंपैरिजन है अतीला. अतीला कौन थे? हमने इससे पहले जब रोमन एम्पायर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अलग अलग जगह से अटैक होने लगे थे, इन्वेजन होने लगे थे. उनमें से एक इन्वेजन हुणों का भी था. तो हुण डायनेस्टी की जिसने शुरुआत की थी वो थे अतिला. लेकिन ये डायनेस्टी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चली थी, जब तक ये जीवित थे तभी तक ये थी. लेकिन थी ये भी ऐसे ही जैसे चाइनीज लोग मंगोल से डरते थे, इसलिए इन्होंने इतना बड़ी दीवार, उनसे बचने के लिए लड़ नहीं सकते थे उनसे, इतना खौफ खाते थे तो दीवार बना ली. वैसे ही खौफ अतीला का भी रोमन एम्पायर में भी था वहां पर. तो ये दोनों उसी तरह खूंखार थे, जो भी मिलता था, बच्चे बूढ़े, उनको जो इनके बीच में आता था काम करने से, जो इनको छीना चपटी करने से रोकता था, रेड्स करने से रोकता था, उनको मार के पूरी तरीके से, जानवरों को भी मार देते थे जो उनके काम के नहीं होते थे. जो चीज मिले तोड़ फोड़ कर दिया, आग लगा दी, तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया और लेके लूटपाट करके चले जाते थे. वैसा ही सेम अतीला का भी था. लेकिन एक डिफरेंस जो चंगेज खां और अतीला के बीच में क्या था कि जो इनका जो साइज था कॉन्फेडरेशन का, मंगोल और तुर्किश का, ये था तो सेम ही, लेकिन चंगेज खां का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अतीला से डिफरेंट था. इन्होंने सिर्फ अपनी आर्मी को जिस तरीके से चंगेज खान ने बनाया था, ऑर्गेनाइज किया था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और ज्यादा समय तक सरवाइव किया था चंगेज खान के पॉलिटिकल सिस्टम ने, इसलिए उसका एम्पायर भी इतना लंबा चला था उसकी डेथ के बाद भी. इट वॉज स्टेबल इनफ टू काउंटर लार्ज एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ चाइना, ईरान, ईस्टर्न यूरोप. अब इसका जो आर्मी थी, इसने जो पॉलिटिकल सिस्टम और अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था कि चाइना, ईरान, ईस्टर्न यूरोप इतने लंबे एम्पायर में फैलने के लिए काफी था.
They also administered complex agrarian economies and urban settlements far from their home. और अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर बसना है, वहाँ की जो अलग इकोनॉमिकल सिचुएशंस है उनके साथ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन अपना बिठाना है, ये भी चंगेज खान ने समझ लिया था। अब जहां पर ये सिर्फ घुमक्कड़ लोग थे और दूसरी जगह पर जाते हैं, ईरान, इराक, चाइना, वहां पर ये अटैक करते हैं, वहां पर स्टेब्लिश भी हो जाते हैं, इसका मतलब वहां के जीवन को समझ के और वहां के लोगों के अनुसार खुद को मोल्ड करके वहां को कंट्रोल करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है। चंगेज खां अर्ली करियर। अब चंगेज खां की शुरुआत होती है कि इतना बड़ा एम्पायर जिसने बनाया था वो था कौन, कब पैदा हुआ और कैसे उसने, क्या चीज थी जिससे उसको इतना अपना एम्पायर फैलाने की प्रेरणा मिली थी, इंस्पायर हुआ था जिस चीज से। चंगेज खां कब 1162 में उसका जन्म हुआ था ऑनन रिवर के पास में, जो आज मंगोलिया में है, प्रेजेंट डे मंगोलिया। ओरिजिनली नेम्ड तैमुजिन यानी कि ब्लैक स्मिथ, तैमुजिन इनका बचपन का नाम था और ये अपने जो पिता के तीसरे बेटे थे। यिसुगई इनके पिता का नाम था जो क्यात कबीले के हेड थे। He was 9 when his father was assassinated by the neighboring Tatars. जो इनके दूसरे साथ में कबीले थे तातार्स, उन्होंने इनके पिता की हत्या कर दी थी जब तैमुजिन सिर्फ 9 साल के थे। He, along with his brothers and step-brothers, was brought up by his mother ओलुंग एके। इनकी माँ का नाम ओलुंग एके था, जिन्होंने इनके भाइयों को और बाकी दूसरे भाइयों को, सौतेले भाइयों को भी पैदा किया, बड़ा किया, पालन पोषण किया। और अगले जो 10 साल थे वो इनकी जिंदगी के बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। कहा जाता है कि एक टाइम पे तो इनको दूसरे कबीलों ने अटैक करके पकड़ लिया था इनको और इनको स्लेव बना लिया था। फिर ये जो छोटा सा मैप है वहां के एरिया का, मंगोल एम्पायर का, ये जो एरिया है ना, बोर्जिगिन, जोके, ख्याद, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये एरिया था जहां पर इनके पिता का क्यात कबीला था। तातार्स ये थे जहां इनके नेबर्स थे जिन्होंने इनको अटैक किया था। ये दूसरा है खेरिड और नेमिन, जिनको बाद में मंगोल एम्पायर स्टेब्लिश करने के बाद चंगेज खान ने जीता था। और इसी तरीके से बाकी आसपास के दूसरे भी कबीले होते हैं। काराखेतन बाद में, इतना एरिया होने के बाद काराखेतन यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद आगे धीरे धीरे चलते चले गए थे। ठीक है, इस एम्पायर को, मैप को देखिए ध्यान से। Soon after his marriage, he had to fight to recover his wife बोर्टे। इनकी वाइफ का नाम क्या था? बोर्टे, जिनको किडनैप कर लिया था। इनकी शादी हो गई थी बचपन में, इनकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया था, लेकर चले गए थे। तब इनको हुआ था कि अब मुझे अपनी वाइफ को वापस लाना है, लड़ना है। तो इन्होंने किसके साथ, अब ये अकेले तो थे, छोटे भी थे, धीरे धीरे इन्होंने अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनके साथ अपना अलायंस बनाया। कौन थे वो? इनके एक फ्रेंड थे बोगुचू, जम्मू का इनका भाई था, और इनके एक अंकल थे ओंखा। इन 3 लोगों को इन्होंने अपने में मिलाया और इन्होंने इसका साथ दिया बाकी जो आसपास की तातार है, नेमिन है, केरात है, इन कबीलों के साथ लड़ाई करने के लिए। अब इनकी वाइफ भी इन्होंने लड़ाई करके उस कबील को हराकर अपनी वाइफ को भी वापस लाए और उसके बाद इनमें कॉन्फिडेंस आया कि मैं बाकी ट्राइब्स को भी हरा सकता हूँ और अपना जो दबदबा है वो बना सकता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने जो तातार है, नेमिन है, किरात है, ये आसपास की जो कबीले हैं इनको भी जीता। ठीक है, यहां तक होने के बाद फिर इतना सारा एरिया जीतने के बाद जो इतने सारे कबीले इकट्ठे हुए, उनकी एक सभा बुलाई मंगोल चीफ्स की। इन सभी में जो चीफ थे उसे कुरिलताई कहा जाता है, असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्स, कुरिलताई। वहां पर चंगेज खां को उपाधि दी गई थी। जब तक उसका नाम तैमुजिन था, वहां पर उसको चंगेज खां की उपाधि दी गई थी, यानी कि खानों का खान। He took the title चंगेज खां, जिसका मतलब ओशियनिक रूलर या यूनिवर्सल रूलर होता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से ना, इसका जो भाई था जम्मू का, वो इसके थोड़ा अगेंस्ट हो गया, इससे जलने लग गया कि उसको ये क्यों उपाधि दी गई, और धीरे धीरे उसके अगेंस्ट हो गया था बाद में, जो पहले इसके साथ मिला हुआ था। ये तीनों थे ना, इसका फ्रेंड, इनके अंकल और ये इसका भाई। तो उसके बाद बिटवीन 1180 एंड 1190 ही यूज्ड हिज अलायंस विद ओंखा अगेंस्ट जमुका। उसके बाद अपने अंकल और अपने दोस्त के साथ मिलकर, यंग बोगुचू और ओंखा, इसके साथ मिलकर जमुका को भी हरा दिया। फाइनली ही डिफीटेड पावरफुल जमुका इन 1206।
अब जो मंगोल का एरिया था, वहां के जो बाकी अम, अ, क्या बोलते हैं कबीले थे, कुछ हरा दिए गए थे और कुछ उनके साथ दोस्त बन के मिल गए थे, उसके खौफ के कारण कि ये हमें ना कहीं मार लूट मार कर दे हमारे साथ। तो मंगोल का एम्पायर हो गया एस्टेब्लिश वहां के आसपास का एरिया पर, तो इनका दबदबा बन गया। उसके बाद इनका चंगेज खान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं अपना एम्पायर और भी फैला सकता हूँ, और अपने लोगों के लिए सिर्फ यहीं पर हम लोग छोड़, अपने पास ज्यादा चीजें तो होती है नहीं, जितना ये थोड़ा बहुत काम करते हैं, एग्रीकल्चर तो करते हैं नहीं, तो अपना एम्पायर स्टेब्लिश करने के लिए चंगेज खान और आगे बढ़ा। चंगेज खान ने मंगोल पीपल को, सभी लोगों को अपने साथ ऑर्गेनाइज किया और अपनी मिलिट्री को डिसिप्लिन्ड बनाया। जो जिस तरीके से वे लड़ते हैं उससे और ज्यादा ट्रेनिंग देना, और किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है अपनी आर्मी को, ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ऐसा करना उन्होंने शुरू कर दिया। फर्स्ट सबसे पहले कंसर्न था चाइना की तरफ था चंगेज खां का, क्योंकि वो पहले से ही अपने उस नेबर से जान पहचान थी उनकी कि मुझे यहाँ पर इस तरफ भी अपना एम्पायर बढ़ाना पड़ेगा। एट दिस टाइम चाइना वॉज डिवाइडेड इनटू 3 किंगडम्स। 3 किंगडम थे वहां पर, 3 डायनेस्टीज थी, शिन, सिसिया और संग। 1209 सिसिया वॉज डिफीटेड। 1209 में चंगेज खान ने सबसे पहले, ये आता है शिन, सिसिया और यहाँ पर संग, ये 3 डायनेस्टी थी। काराखितन था यहाँ पर, और काराखितन के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ख्वारिज्म था, इसी के नीचे आता था काराखितन के बाद इधर। ये वाला जो एरिया है इतना, ये चंगेज खान ने एक के बाद एक अपने एम्पायर बढ़ाया था धीरे धीरे करके। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज ब्रीज्ड अंटिल 1213। अब यहीं पर ही था जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी, आपने पहले वाले मैप में देखा था, यहाँ पर थी, उसको पार कर लिया गया था 1213 तक, और उसके आगे जो एम्पायर्स बनते हैं उन पर भी चंगेज खां पहुंच गया था। पीकिंग, जिसे बीजिंग कहते हैं, जो चाइना की कैपिटल है, वहां पर भी 1215 तक चंगेज खां पहुंच गया था। लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल्स अगेंस्ट चिन कंटिन्यूड अंटिल 1234। 1234 चिन तक ये जो थे, ये पूरा का पूरा यहाँ पर फिर समुद्र आ जाता है। 1234 तक चिन को फिर धीरे धीरे, देख यहाँ पर आता है पिकिंग यानी कि बीजिंग, यहाँ तक 1234 तक इस एरिया को भी अपने अंडर ले लिया था चंगेज खान ने। चंगेज खां अब इतना बड़ा एम्पायर लेने के बाद अपनी जो कैंपेन्स थे उनसे काफी सेटिस्फाइड था, और वापस कुछ समय के लिए वापस अपनी मंगोलिया लैंड पहुंचना चाहता था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला कि अब आपको 3-4 साल का बीच में मैं गैप देता हूँ आराम करने के लिए, अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो वापस उसने मंगोलिया जाने का मन बनाया, और मिलिट्री अपने जो अफेयर्स थे वहां पर अपने अलग अलग जो जिस एरिया को जीता था वहां पर कुछ कुछ लोगों को छोड़ दिया था उस एरिया के निगरानी रखने के लिए, उसको संभालने के लिए। डिफीटेड काराखेता हु कंट्रोल्ड द ताइशा माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना इन 1218। मंगोल डोमिनियन रीच द अमुदर्या एंड स्टेट्स ऑफ ट्रांसोक्शियाना एंड ख्वारिज्म। काराखेता को भी इन्होंने डिफीट किया 1218 में, और उसके बाद ख्वारिज्म और ट्रांसोक्सियाना तक इनका एरिया पहुंच गया था। यहाँ पर काराखितन आता है, यहाँ पर फिर ख्वारिज्म आता है। ठीक है, मोहम्मद जो ख्वारिज्म के वो थे राजा या फिर रूलर थे, उनके साथ इनकी क्या प्रॉब्लम हुई, ख्वारिज्म जाने, इनके साथ ख्वारिज्म में इन्होंने लूटमार नहीं की थी इतनी, लेकिन सिर्फ वहां तक ट्रेड के थ्रू इनसे कनेक्शन था इनका। लेकिन ख्वारिज्म जो शाह थे मोहम्मद, उन्होंने क्या किया, उनकी दिमाग में एक इमेज थी कि जो रूलर, ये जो मंगोल्स है ना, ये बहुत ही, जैसे उनकी इमेज हर जगह बनी हुई थी कि ये बहुत ही ज्यादा लूट मार करते हैं, लोगों को मारते हैं, अच्छे नहीं हैं, ये ट्रेड नहीं करते हैं, ट्रेड के नाम पर छीना झपटी करते हैं, ऐसा उनका इमेज था जो उन्होंने कहानियों के थ्रू सुना हुआ था। तो जो मंगोल्स, लेकिन चंगेज खान ने इसको थोड़ा बदला था। उससे पहले ये होता था, इसके टाइम पे इतना नहीं होता था, ट्रेड करते थे ये लोग ठीक से। ठीक है, तो लेकिन ख्वारिज्म को इतना नहीं पता था उनके बारे में, तो उन्होंने क्या किया, जो मंगोल के एम्बेसडर थे और जो वहां पर लोग आए थे उनको इन्होंने मरवा दिया मोहम्मद ने। फिर मंगोल्स को जब ये पता चला चंगेज खां को, तो उन्होंने कहा कि
मैं उसको अभी खत्म कर दूंगा। तो इनको लोगों ने और इसके जो बाकी चीफ थे उन्होंने सलाह दिया कि एक बार उनसे बात करनी चाहिए, हमें लगता है कि कुछ गलतफहमी भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपना एक एम्बेसडर भेजा और उसके पास संदेश भेजा कि तुमने जो किया है उसके लिए माफी मांगो, नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ऐसा। लेकिन ख्वारिज्म जो शाह था मोहम्मद, उन्होंने नहीं माने उनकी बात को और उनका उल्टा संदेश भिजवाया बेइज्जती के साथ। उसके बाद इन्होंने जो था मंगोल्स ने अटैक कर दिया ख्वारिज्म पर। अब ये जो उधर की जो सिटीज आती हैं मंगोल्स ने, वो कौन सी आती है, समरकंद, निशापुर, बुखारा, हेरात, जो इस एरिया में आती थी। इनको कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से बिल्कुल नष्ट कर दी थी। अब ये जो है ना, टाउन्स डिस्ट्रॉयड एट पिलेज्ड हिज सन्स एंड जनरल्स, ये जो रेड कलर के डॉट है ना, ये आप देखिए जो बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से ये जो टाउन्स थे जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। इधर तो उनके बेटे पहुंचे थे इस वाले एरिया में, यहाँ पर ये काम किसने किया था, चंगेज खान ने। क्यों? क्योंकि जो शाह था मोहम्मद ख्वारिज्म का, उन्होंने उनसे माफी नहीं मांगी और उनको बोला कि ये मैंने जान के किया है, ठीक है। समरकंद, निशापुर, बुखारा और हेरात, इन शहरों को पूरी तरीके से बिल्कुल राख के ढेर में बदल दिया था एक तरीके से। चंगेज खान एंड इंडिया। अब उसके बाद क्या हुआ था, ख्वारिज्म का जो, उनको तो मार दिया था, उसको खत्म कर दिया, लेकिन ख्वारिज्म का जो बेटा था जलालुद्दीन, वो वहां से, उनके बाकी सारे भी बेटे थे, पत्नी थी, उन, कहा जाता है कि जहां पर भी ये जाता था एक बार ठान लेता था कि इसको तो मुझे खत्म करना है। तो वहां पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि इन्हें कुत्ते पसंद नहीं थे, तो जो जानवर है, कुत्ते, बिल्ली, सबको ढूंढ ढूंढ कर बिल्कुल मार देता था। सिर्फ वहां पर ढेर बचते थे, ईंटें बचती थी और लाश बचती थी, कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने इन शहरों के साथ किया था। लेकिन उसमें से एक बेटा जो था जलालुद्दीन, वो बच गया। ये जो ख्वारिज्म शाह का, ख्वारिज्म के शाह का जो बेटा था एक, वो बच गया और वो अफगानिस्तान और सिंध होते हुए भारत की तरफ आ गया था। भारत में उस वक्त ना इल्तुतमिश का राज था, उनके पास आया और अपनी शरण मांगी कि मुझे मंगोलों से बचा लो, मुझे चंगेज खान से बचा लो। तो भारत में जो उस वक्त रूलर था इल्तुतमिश, उसे पता ही था चंगेज खां के बारे में कि मैंने अगर इसे शरण दी तो ये दिल्ली को भी राख के ढेर में बदल देगा, और उन्होंने शरण देने से मना कर दिया। और वहां से फिर जलालुद्दीन बचते हुए वापस सिंध की तरफ चला गया और वहां पर छुप छुप कर रहने लगा। अब ये बात चंगेज खान को पता चली और उसका पीछा करते करते ही वो अफगानिस्तान और सिंध तक पहुंच गया था। सिर्फ कि उसका एक भी वंशज नहीं बचना चाहिए, इतनी उसको जिद थी कि उसने मेरी बेइज्जती की तो उसका पूरा समूल नाश कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, इसलिए। तो मंगोल forces and pursuits of Khwarizm Shah pushed into Azerbaijan and defeated Russian forces. उसी की ख्वारिज्म के उसमें ही ये रशियन फोर्सेस की तरफ भी चले गए थे, उसको ढूंढते ढूंढते रशियन फोर्सेस को भी डिफीट किया और वहां पर भी सब कुछ खत्म कर दिया, मारकाट कर दी। दूसरी एक विंग थी, वो साउथ की तरफ आई, एक ऊपर रशियन फोर्सेस की तरफ की, एक साउथ की तरफ आई, अफगानिस्तान और सिंध की तरफ ढूंढते हुए उसको। वहां पर भी सेम ऐसा किया। एट द बैंक्स ऑफ इंदुस, अब ये रुका कहां पर आकर, इंदुस के किनारे रुका। चंगेज का कंसिडर्ड रिटर्निंग टू मंगोलिया थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड असम, उनको फिर बाद में लगता है कि अब उसे यहाँ से ढूंढते हुए नॉर्थ इंडिया के थ्रू पास होकर, कहां से, ये नॉर्थ इंडिया के थ्रू पास होते हुए यहाँ से वो वापस इधर मंगोलिया चला जाएगा और उसको मार के जाएगा। अब ये उसने डिसाइड तो किया था, लेकिन जो ये ठंड के प्रदेश में रहने वाले लोग हैं और इंडिया का जो क्लाइमेट था वो इनको सूट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ हीट, नेचुरल हैबिटेट एंड इल ओमेंस दैट वर रिपोर्टेड टू हिम बाय हिज सूथसेयर्स व्हिच मेड हिम चेंज ऑफ हिज माइंड। अब यहाँ की जो हवा थी, वहां से इनके घोड़े भी बीमार होके मरने लग गए थे और ऐसे इनके आदमियों के साथ हो रहा था, इसीलिए इनको वहां से इंडिया को छोड़कर वापस जाना पड़ा मंगोलिया, और 1227 में वहां जाकर चंगेज खान फिर की मौत हो गई, मर गया वो, है ना। अब ये जो कहा जाता है कि क्यों इसका चंगेज खां का इतना खौफ था, ऑल रिपोर्ट्स ऑफ चंगेज खां कैंपेन्स एग्री टू द वास्ट नंबर ऑफ पीपल किल्ड फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ सिटीज दैट डिफाइड हिज अथॉरिटी। अब ये जहां पर जाता था ना, जिस शहर को अटैक करता था या फिर वो करता था, तो ऐसा नहीं था कि वहां के लोगों को फिर बाद में ठीक से बसाता था या फिर वहां की देख रेख रखता था। जहां जाता था वहां सब कुछ खत्म कर देता था। अब ये
जो फिगर है, कैप्चर ऑफ निशापुर सिटी 1220 में इन्होंने इतने सारे लोगों को मरवाया। हेरात में 1222 में इतने सारे लोगों को मरवाया। बगदाद में 1258 में 8 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ यहाँ पर भी मतलब लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर ये हैं, ये 8 लाख हैं। नासा में 70,000, मतलब छोटी छोटी सिटीज, ऐसा एक तरीके से लगभग ये समझ लीजिए 80 से 90% वहां की जनता मर जाती थी, बाकी भाग जाते थे, बच के तो भाग गए, वरना पूरा का पूरा शहर जो भी वहां की जनता होती थी सब खत्म हो जाता था एक ही बार में। एंड एट तोनिन कोहिस्तान प्रोविंस 12,000 इंडिविजुअल्स वर एग्जीक्यूटेड। अब ये जो फिगर थी कैसे पता चलती है, जुवैनी जो पर्शियन क्रॉनिकल थे इल खान्स के, उन्होंने बताया था कि मर्फ में 1 करोड़ 30 लाख लोग मरे थे। और ये फिगर तक वो कैसे पहुंचा था, इट टुक 13 days टू काउंट द डेड एंड ईच डे दे काउंटेड 1 लाख कॉर्प्सेस। हर एक दिन वो 1 लाख मुर्दों को गिनती करते थे। और ऐसा कहा जाता कि टोटल अपनी लाइफ में चंगेज खां अकेले ने 4 करोड़ से भी ऊपर लोगों को मारा था। कॉजेज फॉर द सक्सेस ऑफ चंगेज खां। अब इतने खूंखार जो था चंगेज खां, इनकी सक्सेस का राज क्या था? हर एक इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होता है, फेल होता है, कोई रीजन होते हैं उसके। तो मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज खां वर अस्टॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स इतनी अच्छी थी जिसकी वजह से ये सक्सेस हुआ। उन्होंने he had achieved all the military victory by his ability to innovate and transform various aspects of steppe combat into effective military strategies। अब हर एक जितने भी इसके ट्राइब्स थे, अलग अलग लोग थे, सभी में इन्होंने अपनी आर्मीज को अच्छे से स्किल्ड उनको किया, उनको ट्रेन किया और उनकी स्ट्रेटजीज बनाई। हॉर्स राइडिंग और हंटिंग स्किल्स ऑफ मंगोल्स एंड टोक्स प्रोवाइड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्म्स। ये जो हॉर्स राइडिंग था और हंटिंग स्किल थी, ये जो हंटर गैदर्स तो थे ही, ये स्किल इनकी आर्मी को और भी ज्यादा स्पीड और मोबिलिटी देते थे। देयर एबिलिटी एज रैपिड शूटिंग आर्चर्स फ्रॉम हॉर्स बैक, हॉर्स पर बैठकर और हर एंगल से ये जैसे शूट करते थे, स्पीड उनको इसलिए मिलती थी। रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशंस, और इनकी ट्रेनिंग के लिए भी इनको रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशंस भी इनको कराए जाते थे कि ताकि युद्ध हो या ना हो इनकी ट्रेनिंग आर्मीज की चलती चले। They carried out campaigns in the depth of winter by using frozen river and highway to enemy cities and camps। और दूसरा, ठंड में रहने की इनको आदत थी, तो चाहे बर्फ जमी हो या फिर कुछ भी हो, अगर नदी जम गई है सब कुछ, तो उस जमी हुई जगह को ये हाईवे की तरह यूज कर बाकी सिटीज और एनिमीज कैंप्स तक पहुंच जाते थे, उनको खत्म कर देते थे। और इसी तरीके से ये अपना एक इन्होंने नेप्था बॉम्बार्ड क्विकली एक मशीन बनाई थी जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह गोला बारूद फेंक सकते थे, बॉम्बार्ड कर सकते थे। सीज इंजिन्स इन्होंने बनाए थे। हिज इंजीनियर्स बिल्ड लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स, और इनके इंजीनियर्स ने बहुत ही हल्के जो इक्विपमेंट्स बनाते थे शूटिंग के लिए या फिर मशीनरी वगैरह, ये जो थे वो इन्होंने बहुत ही हल्के बनाए थे ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर भी जा सके आसानी से और उनको इनको शूट करने में भी आसानी रहे। ठीक है, तो ये चंगेज खां का आज का चैप्टर में इतिहास खत्म हो जाता है चंगेज खां का। सेकंड पार्ट में हम इनके जो आगे की जनरेशन थी उनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी बाकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स है, बहुत थोड़ा बहुत जो इनके बारे में पॉलिटिकल सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम कैसा था वो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। आज के पार्ट में चंगेज खां को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसकी सक्सेस को। नेक्स्ट पार्ट में इसके बेटों के और इनके जो डिवीजन, इतना बड़ा एम्पायर था, वो इनके बेटों ने कैसे धीरे धीरे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और आपस में बांट लिया था, वो सेकंड पार्ट में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियोस ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। खाली वीडियो देख के मत जाइए, पीडीएफ आपको मैं सेकंड पार्ट में अवेलेबल करा दूंगी जिन्हें चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।